ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप बेटा इस एफएम के उर्दू के अमेजिंग लेक्चर्स देख रहे हैं। सो फार आप चेक करें, दैट्स लेक्चर नंबर 29। आज की क्लास में इंशाल्लाह आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत पहले कंप्लीट हो गया था कॉन्सेप्चुअली, और उसकी एक अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस भी की है। आप चेक कर लें, रीसेंट पास्ट पेपर्स भी आपको डेफिनेटली नजर आए प्रीवियस क्लासेस में। आगे चल के ऑफ कोर्स नियर टू द एग्जाम प्री सीन मॉक को भी डिस्कस किया जाएगा। हर टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। प्लस आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 29, इसमें एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पार्ट बी का, एंड वी विल आल्सो स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन पुराना है लेकिन आज भी 100% रेलिवेंट, बल्कि ज्यादा ही रेलिवेंट है भाई। तो देखते हैं। अच्छा, सेक्शन बी में होता क्या है, एग्जामिनर आपको एक स्मॉल सा सिनेरियो देता है और सिनेरियो पे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं तो चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करें पहले, फिर मिलके सॉल्व कर लेते हैं। 146 में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ट्रेकोर कंपनी प्लान्स टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000। इनका प्लान है कि जी $2,50,000 की एक मशीन खरीदें जिसकी लाइफ 4 साल है और स्क्रैप वैल्यू 5,000 रेजिडुअल वैल्यू। ओके, नेट कैश फ्लोस बिफोर टैक्स उसने हमें दे दिए हैं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चार्ज होता है। अब कुछ बातें ऑफ कोर्स आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। काफी पहले हमने ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये बात डिस्कस कर ली है कि यार कैश फ्लो एक्चुअली बराबर होता है, एक रिलेशनशिप कह लें, इक्वेशन कह लें, सिंपली कैश फ्लो इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। और थोड़ा सा प्लीज सुनिएगा ध्यान से, कैश फ्लो का एक्चुअली अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर एक ऑब्जेक्शन है। कैश फ्लो ये कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट एक नॉन कैश आइटम माइनस हो जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इटसेल्फ एक नॉन कैश आइटम। तो कैश फ्लो ये कहता है यार कि बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आपने एक नॉन कैश आइटम को माइनस किया है, तो ठीक है। आपका ऑब्जेक्शन, कैश फ्लो का ऑब्जेक्शन ही अकाउंटिंग प्रॉफिट पर ये है कि जी वाइल कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट आप एक नॉन कैश आइटम को माइनस करते हैं। ठीक है भाई, मैं उसको ऐड कर देता हूं। वैसे हमें पता है नॉन कैश आइटम सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होता, देयर आर अदर नॉन कैश आइटम्स एज वेल। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, IAS 37 प्रोविजन एक नॉन कैश आइटम है, इम्पेयरमेंट लॉस एक नॉन कैश आइटम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इवन गेन या लॉस और डिस्पोजल जो होता है वो एक नॉन कैश आइटम होता है, क्योंकि कैश आइटम तो सेल प्रोसीड होती है जितने में आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आप गेन या लॉस लेकर आते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर क्यों कैश फ्लो वाले सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, उसका जवाब एक ही है, टू मेक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल। इसलिए हम कहते हैं यार सिर्फ एक ही आइटम की बात करते हैं नॉन कैश की, विच इज डेप्रिसिएशन, वरना तो बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि यार कैश फ्लो एक्चुअली बराबर है अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन के। अब जब हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं या ROC की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए, हमें कैश फ्लो नहीं चाहिए। एग्जामिनर ने दिया क्या आपको, कैश फ्लो। इक्वेशन थोड़ी सी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, आई नीड अकाउंटिंग प्रॉफिट, आ जाएगा भाई। अगर कैश फ्लो बराबर है अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन के, तो यूं भी तो कह सकते हैं आप कि सर अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा बराबर, आप टोटल सारे कैश फ्लोस ले लें और माइनस कर दें टोटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन भी मैं आपको बता चुका हूं। बेटा हमेशा याद रखिएगा, लॉजिकली आपका टोटल डेप्रिसिएशन बराबर होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट के। कोई भी मेथड आप यूज करें, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करें या स्ट्रेट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन में हर साल का डेप्रिसिएशन अलग है, रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल का डेप्रिसिएशन अलग है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं टोटल डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू IAS 16 टोटल डेप्रिसिएशन बराबर होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट के। डेप्रिशिएबल कॉस्ट है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करें या रिटन डाउन वैल्यू को यूज करें,
अकॉर्डिंग टू IAS 16 डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डेप्रिशिएट होना चाहिए ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और टोटल डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में मशीनरी की कॉस्ट 2,50,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 5 है, इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन होगा 2,45,000। तो बेटा आपको टोटल एप्रिसिएशन मिल गया, गुड। अब क्या करें भाई, अगर टोटल एप्रिसिएशन पता है, टोटल कैश फ्लो में से टोटल एप्रिसिएशन माइनस करें तो आपका टोटल 4 साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 4 साल का जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, ये नहीं, टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। 4 साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 4 साल के टोटल कैश फ्लोज को ऐड कर लें, लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 1,22,000 plus 1,43,000 plus 1,87,000 plus 78,000, ये 5,30,000 आता है, ये रीचेक भी कर लेते हैं। Come here again. 1,22,000 plus 1,43,000 plus 1,87,000 plus 78,000, 530 माइनस कर दें भाई इसमें से टोटल एप्रिसिएशन, तो आपके पास 4 साल का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 5,30,000 में से अगर मैं माइनस करूं 245, 2,85,000 आ रहा है 4 साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा पर ईयर 2,85,000। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट पर ईयर निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ईयर। सिंपली आपने 285 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्यों 4 से, सर लाइफ ही 4 साल है इस एसेट की। ये आ रहा है 71,250। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालें, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, इसको 2 से डिवाइड कर दें भाई, यानी कि मुझे 255 को डिवाइड करना है 2 से, आई एम गेटिंग 1,27,500। अब जी बड़े आराम से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। 71,250 को हमने डिवाइड किया 1,27,500 देन इनटू 100 ताकि परसेंटेज आ जाए। 71,250 डिवाइड बाय 1,27,500। तो ये जो हमारे पास आ रहा है 55.88 या 56, चेक कर लेते हैं, कोई राउंड ऑफ की बात कर रहा है तो 56% कर लेंगे इसको, नियरेस्ट होल परसेंटेज। वैसे जो आ रहा है वो 55 पॉइंट, अगेन ये चीज पहली दफा नहीं कर रहे, इससे पहले हम कई दफा इस तरह की बातें, इस तरह की डिस्कशन कर चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। आ जाए भाई। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रू या फॉल्स, आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। ओके, इफ ROCE is less than target ROC, then purchase of the machine can be recommended, false। ओ भाई, अगर हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट से कम होगा तो मुझे क्या जरूरत है उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की। हम तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जहां हमारा ROC हमारे टारगेट ROC के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ROS can be used, return on capital employed can be used to compare two mutually exclusive projects, true। बेटा रिकॉल कीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है रूल ऑफ और। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब होता है रूल ऑफ और।
हमने आईआरआर पढ़ते हुए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते हुए ये बात की थी, अगर दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहां आईआरआर इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, रोस बिल्कुल यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इफ यू रिकॉल, तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट हमने आईआरआर में पढ़ा था, और वहां पे कैटेगोरिकली क्लियरली आपको बताया गया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आईआरआर को मत यूज करें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने बात की थी, ज्यादा बेहतर टेक्निक है एज कम्पेयर टू आईआरआर फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गो फॉर एनपीवी। यहाँ तो ये थोड़ी कह रहा है कि कौन सी ज्यादा बेहतर टेक्निक है, यहाँ तो सिंपली एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है आरओसी को इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, दी आंसर इज यस, कर सकते हैं। लॉजिकली आईआरआर को नहीं कर सकते, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आईआरआर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोज को बिल्कुल यूज करें। और अगेन अगर इस सिनेरियो में आपसे कोई आइडियल आंसर पूछे तो हम कहेंगे यार आइडियली तो देखें सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक क्या है, एनपीवी। आईआरआर से तो बेहतर क्या है, एनपीवी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो आईआरआर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो वहां आपको, अगर मैं इससे ज्यादा बेहतर टेक्निक की बात करेंगे, आई गो फॉर एनपीवी। इस सवाल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो रोज को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। What amount of tax relief would be received by Tricor in time 4 of a NPV calculation? पहले तो बेटा सवाल समझ में आना चाहिए, वो कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ वुड बी रिसीव बाय ट्रेकॉर ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन। टैक्स रिलीफ मींस टैक्स सेविंग। चेक करते हैं। ट्रेकॉर कंपनी कैन क्लेम टैक्स allowable depreciation 25% reducing balance basis, it pays टैक्स, एक साल के डिले से टैक्स पे करता है। टैक्स रिलीफ मींस टैक्स सेविंग बराबर होगा टैक्स डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। आप टैक्स डेप्रिसिएशन को, अनदर नेम फॉर द टैक्स डेप्रिसिएशन इज कैपिटल अलाउंस, को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेविंग आएगी। लेकिन पहले सवाल समझ लें, सेविंग बतानी है वो वाली जो ईयर नंबर 4 में मिलेगी, प्लस इसको भी मत भूलिएगा टैक्स एक साल के डिले से पे हो रहा है। इसका मतलब है लॉजिकली थर्ड ईयर में जो टैक्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उसको जब हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेविंग हमें मिलेगी टाइम 4 में। वो जो T4 में सेविंग मिलेगी दैट इज द राइट आंसर। चलें जल्दी से कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको। T1, T2, T3, T4। वैसे तो हमें T5 तक जाना है, लेकिन हमें कंप्लीट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। एग्जामिनर ने हमसे मांगा है T4 का बेनिफिट बता दो। ये नहीं टैक्स डेप्रिसिएशन। आपकी इन्वेस्टमेंट है 2,50,000, इसका आप 25% लें, क्योंकि लोग डेप्रिशिएट करते हैं 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 2,50,000 का मैंने 25% लिया, आई एम गेटिंग 62,500। नेक्स्ट ईयर के लिए आप 62,000 का 500 का 75% ले लें। काफी पहले बेटा अगर रिकॉल करें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में द वे बैक व्हेन वी स्टार्टेड, ये शॉर्टकट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वरना दूसरा तरीका क्या होगा, आप 250 में से पहले 62,500 माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आएगी उसका 25% लें, या जो शॉर्टकट बता रहे हैं यू विल गेट द सेम रिजल्ट, 46,875। बस हमें थर्ड ईयर तक एक्चुअली जाना है और हमारा काम हो जाएगा। 35,156। अब देखिए टैक्स सेविंग आपको बतानी है, डोंट फॉरगेट। आप टैक्स डिले से पे करते हैं तो पहले साल वाले टैक्स एप्रिसिएशन में से सेविंग दूसरे साल होगी, टैक्स रेट 30%। वट एवर कम्स उसे चले लिख देते हैं। असल में तो आंसर हमारा लास्ट वाला ही है। 35,156 का अगर मैं 30% लूँ तो बेसिकली 35,156 आप 30% लें तो ये आता है 10,546.8, तो मेक इट 47। T4 में आपकी सेविंग आएगी 10,547, और एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा है कि टैक्स रिलीफ टैक्स बेनिफिट बता दें जो T4 में मिलेगा, तो T4 में यही मिलेगा भाई। टैक्स रिलीफ मींस सिंपली टैक्स डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। आप टैक्स डिले से पे करते हैं, इसलिए थर्ड ईयर का जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसका 30% लेंगे और सेविंग T4 में आएगी। और एग्जामिनर हैज आस्क्ड अस एग्जैक्टली क्या बेनिफिट T4 में मिलेगा, तो ये मिलेगा
547। गुड हो गया अभी। क्वेश्चन 149 पे आता। What is the payback period for the machine to the nearest whole मान? Payback period। अब बेटा रिकॉल कीजिएगा, पे बैक एक्चुअली वर्क्स ऑन कैश फ्लो। अच्छी बात क्या है, एग्जामिनर ने हमें कैश फ्लो दिए हुए, ग्रेट। एक और बात भी पड़ी, कुछ मेंशन देखिए ना, एग्जाम में बैठ के उल्टे सीधे ख्याल आ रहे होते हैं, अल्लाह माफ कर, कि सर ये कौन सा पे बैक है, डिस्काउंटेड पे बैक है या सिंपल पे बैक है। मां सदके कभी रिवाइज भी कर लिया करो, कभी रिवाइज भी कर लिया करो। देखो यार, एक चीज बताई थी, कुछ मेंशन ना हो, कुछ मेंशन ना हो तो सिंपल पे बैक पे ही जाएंगे भाई। और इस सवाल में तो अल्लाह माफ करे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं गिवन। एग्जाम में बैठ के उल्टे सीधे ख्यालात की जरूरत नहीं है, नथिंग इज मेंशन। एन एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट पे बैक, गो फॉर सिंपल पे बैक, बस खत्म। सर अगर वो एडजस्टेड पे बैक बोल दे, फिर बेटा एक काम कीजिएगा, डिस्काउंटेड निकाल लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कुछ मेंशन ना हो, गो फॉर सिंपल पे बैक। या वो बेचारा एग्जामिनर कह रहा है निकालो सिंपल पे बैक, तो भी सिंपल पे बैक है, इतनी सी बात है। और पे बैक आपको एक ही चीज की इंफॉर्मेशन देता है, व्हेन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की। चलें यहीं पे करीब ही कहीं ले लेते हैं वैल्यूज। चले, टाइम 0, 1, 2, 3, 4। कैश फ्लोज 0 पे बेटा 2,50,000 की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक और कॉलम बना लेते हैं कम्युलेटिव कैश फ्लोज का। पहले साल चेक करें जी कितना अमाउंट आ रहा है, 1,22,000। पे बैक आपको एक ही चीज की इंफॉर्मेशन देता है, व्हेन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। आपने 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की, अगर 122 आपको रिकवर हो गया, हाउ मच इज लेफ्ट? 1,28,000। आपने 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की है और 122 रिकवर हो गया, तो स्टिल 128 रिकवर करना बाकी है। 143 सेकेंड ईयर में आ रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखें, देखो पे बैक आपको एक ही चीज की इंफॉर्मेशन देगा, व्हेन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। हमें मजीद से 128 चाहिए, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। आ कितना रहा है सेकंड ईयर में? 143। इसका मतलब ये हुआ सेकंड ईयर खत्म होने से पहले पहले आपका पे बैक पीरियड आ चुका होगा। चेक करते हैं लॉजिकली, जिस पॉइंट पे आपका कैश फ्लो, कम्युलेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, समझ लें पे बैक आ चुका है। मजीद हम एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, लॉजिकली एट पे बैक। अब मोर अच्छी बात कर लें तो एट डिस्काउंटेड पे बैक का जो टाइम होता है उस पर एनपीवी 0 होती है। पे बैक पीरियड 1 ईयर इन मंथ्स में, मंथ्स में आएगा, 1 ईयर तो लगेगा लगेगा। मंथ्स में 1,28,000 डिवाइडेड बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 12। 10.74 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स एंड 11 मंथ्स। चेक कर लेते हैं। 1 ईयर एंड अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स ही बनते हैं। एक साल 11 मंथ्स। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आईआरआर आर ट्रू? चार में से कौन सी दो ट्रू है बेटा? चार में से दो ट्रू बता दो, या चार में से कौन सी दो फॉल्स है वो बता दो। आईआरआर इग्नोर्स द रिलेटिव साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ट्रू। अच्छा, आईआरआर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का रिलेटिव जो साइज है उसको इग्नोर कर देता है। क्या मतलब भाई? आईआरआर में ऐसा नहीं होता कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा आईआरआर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। देयर इज नो सच थिंग कि जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट आईआरआर उतना छोटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो आईआरआर बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का जो रिलेटिव साइज है उसको इग्नोर कर देता है। आगे चले भाई।
आईआर मेजर्स द इंक्रीज इन द कंपनी वैल्यू, ना सही ना, एनपीवी थोड़ी है कोई। आईआरआर कैन इनकॉर्पोरेट डिस्काउंट रेट चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ, नो नो नो। अगर कोई आपसे कहे पहले साल डिस्काउंट रेट 10% है, दूसरे साल 12 है, तीसरे साल 15 है, लास्ट टाइम में 20 है, इट बिकम्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट आईआर। हमारे पास तो अब हमें पता है सीवी फॉर्मेट की वजह से आईआरआर का शॉर्टकट अवेलेबल है, बट जस्ट थिंक हर साल अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट है, एनपीवी तो आ जाएगी, आईआरआर में मसले हो जाएंगे सर। फिर आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, नहीं मैं लोअर ले लूंगा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा हायर ले लूंगा। ट्राई टू विजुअलाइज दिस सिनेरियो। मैं नहीं कह रहा कि आप आईआरआर नहीं निकाल सकते, आप अजम्पशन लेके कुछ भी कर लो, लेकिन यार आप एक चीज समझने की कोशिश तो करें। अगर आपका एग्जामिनर कहता है पहले साल का डिस्काउंट रेट अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, पांचवे का अलग है, तो आईआरआर में तो एक्चुअली टेंशन ही है ना यार। फिर बगैर अजम्पशन के तो चल ही नहीं पा रहे आप। प्रॉब्लम है, आईआरआर इतने आराम से इसको डील नहीं कर पाता। एनपीवी को प्रॉब्लम नहीं है, हर साल चेंज करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीवी फिर भी आएगी। आईआरआर एनपीवी समटाइम गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग ओवर विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, ट्रू, यस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो आपको आईआरआर इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आईआरआर आपको मिसलीड कर दे। और आईआरआर से बहुत बेहतर टेक्निक कौन सी है? एनपीवी। ये भी सुन लें, दुनिया में अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हो, एक वो जो एनपीवी की बेसिस पे प्रोजेक्ट मिक्स बनाए, प्रोजेक्ट्स उठाए और अपना एक प्रोजेक्ट मिक्स बनाए कि पहले यहाँ पैसा लगाना है बाद में यहाँ लगाना है, और एक और कंपनी जो आईआरआर की बेसिस पे प्रोजेक्ट मिक्स बनाए, दोनों के प्रोजेक्ट मिक्स में डिफरेंस होगा, दे विल नॉट बी सेम। तो डेफिनेटली आईआरआर और एनपीवी की बेसिस पे सम टाइम, हमेशा नहीं हम कह रहे, लेकिन सम टाइम डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट, आई वुड से अनदर क्वेश्चन ऑन सेक्शन बी। तो लेक्चर नंबर 29 में आके आपका हर लिहाज से आप चेक कर लीजिएगा द वे बैक, इफ यू आस्क मी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली सारे का सारा लेक्चर नंबर 14 13 तक 100% कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सारी प्रैक्टिस वीडियोस 29 तक सारी प्रैक्टिस वीडियोस है। वी स्टार्टेड द प्रैक्टिस फ्रॉम सेक्शन ए, देन वी वेंट फॉर बी, और सी में तो ठीक ठाक प्रैक्टिस विथ थ्योरी एज वेल, प्लस एक और क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की। अब बेटा हम चल रहे हैं अल्लाह का नाम लेते हुए न्यू टॉपिक की तरफ, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इनफैक्ट इसी लेक्चर के एंड पे, लेक्चर 29 के एंड पे, एडमिन से कह के मैं पोर्टल पे मजीद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगा। किसी भी सवाल में कोई मसला हो, मोर देन वेलकम, आप अपने रेलिवेंट ग्रुप में सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। और आपको पता है हमारे यहाँ कोई टीचर असिस्टेंट का चक्कर नहीं है, हम खुद टीचर आपका अभी खुद पर्सनली रिप्लाई करते हैं, चाहे मैं कोई भी पेपर पढ़ाऊँ। मैं तो चाहूंगा यार, मैं बड़े अरसे से चाह रहा हूँ कि यार कोई हमारा जो स्टूडेंट है वो मेरे ही स्टूडेंट के हैं, जो वर्ल्ड पोजीशन, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह एफएमएम वर्ल्ड पोजीशन रखते हैं भाई। 94 मार्क्स का रिकॉर्ड आप कोई तोड़े, अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला, एक ही मिला था जिसने 94 लिए। तो लेट्स सी इस टाइम में आप में से कोई ऐसा हो जो 94 मार्क्स का रिकॉर्ड तोड़ दे। एएफएम के अंदर वर्ल्ड पोजीशन है, तो अल्लाह का शुक्र है। हम तो एएसए जो है अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, एफएम में वर्ल्ड पोजीशन प्रोड्यूस कर चुका है, एएफएम में वर्ल्ड पोजीशन प्रोड्यूस कर चुका है, एटीएक्स जैसे पेपर में 95 मार्क्स तक हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, टैक्सेशन जैसे पेपर में 99 मार्क्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, एफआर में 92, पीएम में 85, एसबीआर में 85। यू आर इन सेफ हैंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, दैट्स इट। चलिए न्यू टॉपिक की बात करते हैं। द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंटरप्रिटेशन क्या है, कहते किसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है। दो बातें, एक, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है। बात करते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, समझना,
ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है। क्या मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, समझते हैं? यार देखो, जब भी आपकी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपकी कंपनी को किसी न किसी सोर्स से पैसा रेस करना पड़ेगा। और जिस सोर्स से भी आप पैसा रेस करेंगे, हर सोर्स की कोई ना कोई कॉस्ट है विच यू हैव टू बेयर। तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, यार आसान वर्डिंग्स में बात करते हैं, आगे टेक्निकल बातें आती रहेंगी, वेटेड एवरेज फलाना, इंतजार करें फिलहाल। कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द आंसर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। बस ये सबसे आसान सी इंटरप्रिटेशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फिर वो टेक्निकल बातें आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, टेंशन ना। तो किसी ने गलती से आपसे पूछ लिया क्या बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बता दो, तो आपने बता दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे आसान मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अच्छा, इसका अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पूछूं, कोई आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो प्लीज सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और ये बात मत भूलिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये आगे काम आएगा, पॉइंट बताऊंगा कैसे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एंड आई सेड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये ध्यान में रखना, इसको भूलिएगा मत। ओके, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब बात करते हैं। अब बेटा जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, तो चेक करते हैं आपकी कंपनी किन किन सोर्सेज से पैसा रेस कर सकती है। आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस कर सकती है। बेटा अगर आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, तो यू हैव टू बेयर द कॉस्ट विच इज के। आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस कर सकती है, यू हैव टू बेयर द कॉस्ट विच इज के। आपकी कंपनी डेट की फॉर्म में पैसा रेस कर सकती है, लोन की फॉर्म में पैसा रेस कर सकती है, जो कॉस्ट आप बेयर करोगे उसका नाम है KD1 - T। यहां रुक जाता है। अगर आपकी कंपनी शेयर्स की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करती है, तो कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर इज के। अगर आपकी कंपनी डेट की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, जो कॉस्ट आप बेयर करते हैं दैट इज KD1 - T, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सवाल ये होता है KE के साथ तो 1 - T नहीं किया, KD के साथ क्यों कर दिया? बहुत आसान है। अब देखो, जब आपकी कंपनी लोन लेगी, अल्लाह माफ करे, तो आपकी कंपनी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए 1 - T किया। शेयर होल्डर्स को हम ज्यादातर तो वैसे दुआएं दे रहे होते हैं कि आपने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, जाओ खुश रहो। लेकिन चलें वैसे बात कर लेते हैं। हम शेयर होल्डर्स को अगर देंगे, तो हमने क्या देना है? डिविडेंड। डिविडेंड देने से टैक्स सेव नहीं होता, वो तो होता है इटसेल्फ आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड देने से टैक्स सेव ही नहीं होता, तो के को 1 - T क्यों करेंगे भाई? तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए हम 1 - T करते हैं। आगे चलते हैं। आपकी कंपनी ने कहा यार हमें ना प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में भी पैसा चाहिए। बस आपकी कंपनी ने कहा हमें पैसा चाहिए, ओए तबर दे रहे मेरे भाई, जज्बात में आने की क्या जरूरत है, कितना पैसा लोगे यार? बोला नहीं, हम इक्विटी की फॉर्म में भी पैसा रेस करेंगे, हम लोन भी लेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर्स भी लेंगे। ओ भाई मत्थे नहीं लगो यार, ले लो, करो रेस, हमारा क्या जा रहा है यार? ऐसे ही आप मतलब कोई लड़ने को आता है, कोई तरीका है यार? ध्यान से यार, कि नहीं हमें पैसे चाहिए, मैं ले दे रहा हूं पैसे, प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में भी पैसा रेस करेगी, देन यू हैव टू बेयर द कॉस्ट, जिसका नाम है KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, तो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उसका नाम है KP। अच्छा, अब आगे चल के आपका भाई आपको ये भी बताएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। मैं दोनों सिचुएशंस में बताऊंगा KP इंशाल्लाह कैसे आएगा, इरिडीमेबल में KP कैसे आता है, रिडीमेबल में कैसे आता है। नॉर्मली हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में FM के अंदर, वो इरिडीमेबल होते हैं।
सवाल लेकिन ये कि अगर रिडीमेबल होगा तो कैसे आएगा, तो आपका भाई आपको बताएगा, टेंशन ना ले। अच्छा जी, वापस आते हैं। अगर आपकी कंपनी इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करती है, द कॉस्ट जो आपको बेयर करेंगे उसका नाम है, उसको हम किससे शो करते हैं, के से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब बेटा के को देर आर टू मॉडल्स जिनको यूज करके हम के निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो ही मॉडल्स हैं। वैसे अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले तो तीन मॉडल होते हैं। एक एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन नाम की चीज भी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एफ एम के सिलेबस में नहीं है, दैट इज इन ए एफ एम, भूलिएगा मत। एफ एम में भी वर्ल्ड पोजीशन है भाई के पास अलहमदुल्ला, और ए एफ एम में भी भाई के पास वर्ल्ड पोजीशन है। और तो अनु की चाहिए मेरे भाई, व्हाट एल्स डू यू नीड। वो क्या कहते हैं पश्तो में, क्या कहते हैं, नोर सब पकार दे भाई। तो नोर सब पकार दे, और तो अनु की चाहिए, एंड व्हाट एल्स डू यू नीड। बात कर लेते हैं जी। अगर आप इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करेंगे, द कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर इज के को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम कैपएम कहते हैं। अनदर मॉडल इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जिसे आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम केई पे ही बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। ये कैपएम को पहले देखें, कैपएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपएम है जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फॉर्मूला लिखते हैं, गिवन भी होता है, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू इक्विटी बीटा। ऑब्वियसली पहली दफा जब बच्चा इस इक्वेशन को देखता है उसको ऐसा लगता है, लो दसो ये तो फिजिक्स आ गया भाई दोबारा, इससे तो भाग के हमें सीसीए में आए थे मास्टर के, दोबारा कैसे। ये फिजिक्स नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट फिजिक्स भाई, सिंपल सा केई का फॉर्मूला बात करते हैं। सबसे पहले केई की बात होगी, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट बना लो भाई अभी से, एक ही चीज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट है, किसी दूसरे के लिए वही चीज रिटर्न होती है। एग्जाम्पल, कंपनी के लिए कई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अबे शेयर होल्डर्स के लिए तो रिटर्न है ना भाई। क्या लिखेंगे देखिएगा, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो कई कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनदर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। कॉन्सेप्ट क्या दिए, एक चीज एक कंपनी के लिए कॉस्ट है, दूसरी के लिए क्या है, रिटर्न है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको। अगर आपकी कंपनी बैंक से लोन लेगी और आपकी कंपनी अल्लाह माफ करे जो इंटरेस्ट पे करेगी, आपकी कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट देना कॉस्ट है, बैंक के लिए वो इंटरेस्ट लेना रिटर्न है। तो वही बात यहां भी हो रही है भाई, कंपनी के लिए तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए क्या, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ओके, आरएफ पे बात कर लेते हैं। आरएफ क्या, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। समझते हैं बेटे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपकी कंपनी ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जिसमें कोई रिस्क ही नहीं। अब एक बच्चे ने जैसे ही सुना कि मेरी कंपनी ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जिसमें कोई रिस्क ही नहीं, इससे पहले कि वो चाय पीता उसने चाय को ही साइड पे रखा, उसने कहा सर ये तो बताओ, सन हुए थे 10 कि भाई दुनिया में ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। भाई कुछ तो फायदा हो, एसीसी पढ़ने का बच्चा कह रहा है बताओ भाई हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। अगले ने चाय पीना रोक दिया भाई, वैसे तो चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती,
डॉक्टर से पूछ लीजिए। द पॉइंट इज ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं? जवाब सुन ले। देखो यार, अगर कोई इस तरह की बात करे ना कि जी फलानी इन्वेस्टमेंट 100% दुनिया में रिस्क फ्री है, तो ये तो गलत है। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में 100% तो अल्लाह माफ करे नहीं कह सकते कि वो रिस्क फ्री है। तो सवाल ये कि सर ये क्या बात हुई? अगर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम 100% उसको रिस्क फ्री कह ही नहीं सकते तो सबर, बात पूरी सुन लो, जज्बात में नहीं आओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको रिस्क फ्री का बेंचमार्क बना दिया है कि भाई यहां पैसा लगा दो, ये रिस्क फ्री है। हाँ, उस बेंचमार्क को बनाने की रीजन भी है। पहले सुन ले भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने बेंचमार्क बनाया फॉर रिस्क फ्री? द आंसर इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के में कहते हैं जी आपने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर दी है। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हम कहते हैं यार आपने क्या किया, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की है। सवाल कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क क्यों बनाया? जवाब सुन ले ध्यान से, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, हरकतें मत कीजिए। देखो जब आप लेक्चर सुन लो ना तो ध्यान से बात सुनो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, ये मजाक नहीं चल रहा। सुनना, सवाल है ना कि यार आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री का बेंचमार्क क्यों बनाया? जवाब सुनिएगा, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, वर्डिंग्स पे। गवर्नमेंट बॉन्ड में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको क्यों हमने रिस्क फ्री का बेंचमार्क बनाया? द रीजन इज नॉर्मली नॉर्मली गवर्नमेंट्स कोलैप्स नहीं करती। व्हाट डिड आई से? नॉर्मली गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिस्क फ्री का बेंचमार्क बनाया। अब एक बच्चा आ जाए जी बोले कि सर इटली डूब गया, स्पेन डूब गया, फलाना कंट्री डूब गया, मैंने डुबाया, अल्लाह माफ करे, मैंने तो नहीं डुबाया ना यार। और मैंने आपको कब कहा, मैंने आपको कब कहा बताओ कि जी गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दे 100% रिस्क फ्री है? यार आप वर्डिंग्स पे तो ध्यान दो यार, आप चेक तो करो, क्लैरिटी देखो, कॉन्सेप्ट देखो, किस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। बाल बच्चे इन्हीं चक्रों में होते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट दे दो, भाई कॉन्सेप्ट ही तो दे रहा हूं भाई। नॉर्मली नॉर्मली गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री का बेंचमार्क बनाया है। मैंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती, आई सेड नॉर्मली कोलैप्स नहीं करती। बात होगी खत्म। आरएफ है बेटा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। ओके, आरएम, एवरेज रिटर्न एट ए स्टॉक एक्सचेंज, एवरेज रिटर्न एट स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज में जो एवरेज रिटर्न है दैट इज आरएम। और भाई ये सुन ले, आरएम एफएम में गिवन होता है, इनफैक्ट एएफएम में भी गिवन होता है। मैं इसी चीज कहते हैं, हम बता देंगे आरएम, टेंशन ना ले। हाँ, किसी जमाने में आरएम की भी पूरी कैलकुलेशन होती थी, यहां नहीं, प्रोफेशनल लेवल में अब ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं यार बस हम बता देंगे, आरएम एवरेज रिटर्न है एट स्टॉक एक्सचेंज विच विल बी गिवन टू यू। इसके बाद देखिए आरएम माइनस आरएफ, आई लव दिस, इसको देखिए, आरएम माइनस आरएफ को देखिए। आरएम माइनस आरएफ के डिफरेंस जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका भी एक टेक्निकल नाम है और उसकी भी एक रीजन है। देखते हैं, आरएम माइनस आरएफ के लिए पहले मैंने लिखा इक्विटी। इक्विटी क्यों लिखा? आप मुझे बताओ, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, तो क्या बन जाओगे? इक्विटी होल्डर, इसलिए इक्विटी लिखा। फिर लिखा रिस्क। सवाल के सर रिस्क क्यों लिखा? वो मासद के, जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो रिस्क फेस नहीं करोगे क्या? अरे सर रिस्क कैसा, लगा के देख ले पैसे, लगाना पैसे। जब लगाओगे ना किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे और उसकी अगर ऑर्डिनरी शेयर प्राइस गिरी और आपको जब 600 की स्पीड से लगेगा ना झटका,
ठंडे ठार हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। बेटा कभी पैसा लगा के देखो ऑर्डिनरी शेयर्स में, फिर लगता है पता कि शेयर प्राइस गिरती है तो दिल की धड़कन कैसे तेज होती है, अल्लाह माफ करे। तो भाई जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, रिस्क फेस करूंगा, तो आई एम राइट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रिस्क। देन प्रीमियम, सब प्रीमियम क्यों लिख रहे हो? प्रीमियम क्यों लिख रहे हो? पहले तो क्लियर करो प्रीमियम का मतलब। प्रीमियम का मतलब है किसी चीज से ज्यादा। ओ भाई, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर मेरी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो आरएफ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अरे स्टॉक से मैं पैसा लगा रहा हूं भैया, आरएफ से तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, रिस्क फेस कर रहा हूं यार। तो प्रीमियम का मतलब है किसी चीज से ज्यादा। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, इसलिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं कि हमें रिटर्न उतना ही मिले जितना आरएफ चल रहा है। ना 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 ना, उतनी उतना ही रिटर्न चाहिए होता तो अल्लाह माफ करे स्टॉक्स में लगाते ही क्यों। आराम से गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगाते और आराम से अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट कमाते रहते, और एंड में छितर खाते रहते, अल्लाह माफ करे। क्यों आपको पता है फिर इंटरेस्ट लेने में छितरोल सेशन भी होता है मादरत के साथ। तो खैर वापस आते, सिनेरियो क्या है? आर ए माइनस आर एफ का नाम क्या है? इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इट हैज अनदर नेम एज वेल। समटाइम हमारा एग्जामिनर इक्विटी रिस्क प्रीमियम की जगह एक और टर्मिनोलॉजी यूज करता है विच आल्सो हैज सेंस। मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट, जाहिर सी बात है पैसे मार्केट में लगाने ना, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब कभी कभी एग्जामिनर जब मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे देता है, बाज बच्चे उसमें से भी आरएफ माइनस करते हैं और की खराब कर देते हैं। गलत है ना यार। आर एफ माइनस आर एफ का मतलब है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। पूरे फॉर्मूले में एक ही चीज बाकी है, बीटा इक्विटी। इसे इक्विटी बीटा भी कहते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्विटी बीटा, या आप कह लें बीटा इक्विटी। सवाल ये कि सर ये इक्विटी बीटा है, बीटा इक्विटी है क्या? व्हाट इट इज? एक्चुअली इक्विटी बीटा को समझने से पहले आपको सिर्फ बीटा का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता आप इक्विटी बीटा पे आ सकते। ओके, सिर्फ बीटा की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क। बीटा क्या है भाई? बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब रिस्क की बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। जब रिस्क की बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। एक को कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरे को कहते हैं unsystematic risk. There are two types of risk. One is systematic and another is unsystematic. Okay, समझना। There are two type of risk. एक हम कह रहे हैं systematic and another is unsystematic. सबसे पहले unsystematic risk की बात करते हैं। Let me change the color as well. Unsystematic risk एक diversifiable risk है। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है लेकिन है क्या? हम बोल रहे हैं आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है क्या? बच्चा भी सही बोल रहा है, हम भी सही बोल रहे हैं। बच्चा कह रहा है लेकिन बताएं तो सही है क्या, समझाता हूँ। कहानी क्या है अनसिस्टमेटिक की, डाइवर्सिफाइबल। अब ये अजम्पशन है हमारी, आप अज्यूम कर लो कि किसी तरह से आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया, चांसेस कम ही होते हैं लेकिन चले मान लो आपने किसी तरह से अपनी फैमिली को कन्विंस किया और आपने कहा जी मुझे ना ₹1 मिलियन दे दे। क्या बात है भाई, क्या बात है। कितने पैसे मांग रहे हो? ₹1 मिलियन, 10 लाख रुपए। कंपनी ने कहा बेटा तबीयत सेट,
इस 1 मिलियन का आप करोगे क्या? तो आपने कहा ऑफ कोर्स अचार तुम्हें डालने से रहा। घर वाले ने कहा बदतमीजी नहीं, तरीके से बता दो 1 मिलियन का करना है क्या? आपने कहा ये 1 मिलियन में स्टॉक इसी में लगाऊंगा और हम बहुत ऊपर जाएंगे। बोला बेटा वापस आ जाए, इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कंपनी घर वालों को कह रहे हैं यार आप मुझे 1 मिलियन दो, लेट मी मेक इन्वेस्टमेंट एट स्टॉक्स इन, बहुत रिटर्न कमाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, तबाही मचा देंगे। बोला ओ भाई, घर वालों ने कहा चलो भाई ले ले भाई 1 मिलियन, जा यार क्या याद करे, क्या याद करे। जिसे कभी ईद पर ईद ही ना मिली उसको आज 10 मिलियन 1 मिलियन मिल रहा भाई, 10 लाख रुपए मिल रहे, क्या बात है। अब आपने किया क्या? यू मेड वन मिस्टेक। मान लो 1 मिलियन लेते हैं और ये सारे का सारा पैसा 100% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी एक कंपनी के शेयर्स में लगा देते हैं। अगर आप सारे का सारा 1 मिलियन उठाएं और किसी एक कंपनी के शेयर्स में उठा के 10 लाख रुपए लगा दें, इसका मतलब समझते हैं? अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी 100% इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस कम हुई, उस कंपनी की अगर शेयर प्राइस कम हुई तो आपकी 100% इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया, आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया भाई। अब इसको यूं सोचो, अगर आपको कोई वाइज बंदा, समझदार बंदा मिल जाता, और मिल गया, लेट्स इससे पहले कि आप मान लो इन्वेस्टमेंट करते आपने ऐसा नहीं किया, किसी ने आपको एडवाइस दी, बोले अरे काम करो, समझाने के लिए, अज्यूमिंग, बोले अगर हम इस 1 मिलियन को मान लो 20 से डिवाइड कर दें, 50,000 आ जाएगा। और ये 50,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 1 मिलियन बनता है 5%। यानी कि आप अपनी टोटल जो आपके पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की 1 मिलियन की, उसको 20 से डिवाइड करो, 50,000 आता है। और ये 50,000 आपके पूरे 1 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट का बनता है 5%। किसी ने आपको ये मशवरा दिया, डू वन थिंग, 20 ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट करो, 20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो जो सब डिफरेंट हो, एक दूसरे से कोई लिंक ही ना हो। अगर आप ऐसा करते हो, मान लो अब आपने 20 ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर लिया, किसी कंपनी का किसी से कोई लिंक नहीं है, सब अलग अलग, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लिया। अब आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कैसे? अगर किसी एक कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी तो सोचेगा आपको जो नुकसान होगा 5% इन्वेस्टमेंट में नुकसान होगा, स्टिल 95% चांसेस हैं कि आपको फायदा हो सकता है। अगर आपकी शेयर प्राइस, दो कंपनीज की शेयर प्राइस गिर जाती है तो आपको 10% इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, स्टिल 90% चांसेस है कि आपको बेनिफिट हो सकता है। स्मार्टली खेला आपने, क्योंकि आपने सारा पैसा एक जगह नहीं लगाया, आपने 20 कंपनीज में 5-5% लगाया, और इस चीज का भी ख्याल रखा एक कंपनी का दूसरे से कोई लिंक नहीं है। दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, दिस इज हाउ यू स्प्रेड योर रिस्क, इनफैक्ट यू एलिमिनेट योर रिस्क। कौन सा रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये अज्यूम करता है, ये बातें समझनी है, मल्टीपल चॉइस में आती है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है। रिपीट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है is having a well diversified portfolio of investment, that is why unsystematic risk is zero। अच्छा ये सुन ले, इन्वेस्टर के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये है अजम्पशन। इन्वेस्टी की बात नहीं हो रही। इन्वेस्टी वो कंपनी है जहां पैसा लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे इन्वेस्टी के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ना 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 ना, बात किसकी हो रही? इन्वेस्टर की, जो पैसा लगा रहा है। मेरी इस एग्जाम्पल में आप है इन्वेस्टर, तो आपके पास कैपेम अज्यूम करता है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से कैपेम में बेसिकली अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये अजम्पशन मत भूलिएगा भाई, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। क्या अजम्पशन है? कैपेम अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर इज हैविंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपेम अज्यूम्स दैट
investor is having a well diversified portfolio of investment. Therefore, unsystematic risk है zero. Unsystematic is zero. CAPM assumes that investor is having a well diversified portfolio of investment. That is why, therefore, unsystematic risk is zero. अब यार एक और चीज सुनिए, कुछ बच्चे बड़ी गहरी सोच के मालिक होते हैं. अच्छा है, सोचें ज्यादा, इतना भी ना सोचेंगे, सोच में डूब जाए. वो इतनी गहरी सोच के मालिक होते हैं कि वो सोच में डूब जाते हैं. फिर हम उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, हम कहते हैं वो हुआ क्या है, किस बात की इतनी थिंकिंग एंड देन ओवर थिंकिंग है भाई. कह रहे सर आपसे एक सवाल है. हाँ पूछ. बच्चा कह रहा है सर ये बताएं, अगर इन्वेस्टर के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो तो. ओए होए होए होए, माशत के मावारी. क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया क्या जा रहा है, पहले ये बताओ. पढ़ाया ये जा रहा है ना, कैपेम अज्यूम करता है मेरे भाई, कोई कैपेम ने कस्में थोड़ी खा ली, अल्लाह माफ करे. अबे कैपेम कह रहा है मेरी एजम्पशन है, इन्वेस्टर के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रैक्टिकली उसके पास हो या ना हो. भाई कैपेम तो अजम्पशन पे काम करेगा ना यार. हर मैथमेटिकल रिलेशनशिप के पीछे कोई ना कोई अजम्पशन होती है. जैसे सक्सेसफुल बच्चों के पीछे क्या है, उनके पेरेंट्स की कुट होती है. जिनको सही कुट लगती है वो बड़े आगे निकल जाते हैं. जो बबलू टाइप होते हैं मादरत के साथ कभी कुट ही नहीं लगी, मसला होता है उनके आगे बढ़ने में. खैर वापस आते, क्या पे अज्यूम करता है भाई, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है. लेकिन बच्चा कह रहा है सर वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा कह रहा है साढ़ा भी तो सवाल है ना जी. साढ़े दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा है ना. ये व्हाट इफ इन्वेस्टर डज नॉट हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसका जवाब है फिर पोर्टफोलियो थ्योरी. फिर आप पोर्टफोलियो थ्योरी पे जाए. पोर्टफोलियो थ्योरी क्या करेगा, आपके सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क टोटल रिस्क पे काम करता है. लेकिन भाई हम पोर्टफोलियो नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़. तो मैंने बता दिया आपको, उस सवाल का जवाब भी दे दिया. पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या होता है, दोनों रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम कैपेम की बात कर रहे हैं. और कैपेम में याद रखिएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क को जीरो अज्यूम किया जाता है. बचा एक ही रिस्क, क्या नाम है इसका, क्या नाम, सिस्टमैटिक रिस्क. बेटा याद रखिएगा सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉट ए डाइवर्सिफाइबल रिस्क. इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. सवाल कि सर ये कौन सा ऐसा रिस्क है जिसको मेरी कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती. अब सुन तो लो, एग्जाम्पल ले लो सिस्टमैटिक रिस्क की. पहली एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, अल्लाह माफ करे. राइज इन द इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. मेरी कंपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकती भाई. सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, खत्म, आई कांट डू एनीथिंग. मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है बढ़ाओ जी इंटरेस्ट रेट, आजकल तो कम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ा दें, तो कुछ कर थोड़ी सकते हम. इंटरेस्ट रेट का बढ़ना एग्जाम्पल है सिस्टमेटिक रिस्क की. अगर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है, एग्जाम्पल है किसकी, आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर अगर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रिस्क. ये कौन से एग्जाम्पल किसकी है, सिस्टमेटिक रिस्क की. मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ उसको भाई, टैक्स रेट ही बढ़ा दिया आपने. जिस इकोनॉमी में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, अगेन किस चीज की एग्जाम्पल है, सिस्टमेटिक रिस्क. इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. कभी कभी यार इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने सिवियर होते हैं कि वो सिस्टमेटिक रिस्क का काम करते हैं. एग्जाम्पल, डेवलप जो कंट्रीज हैं, अपने की तो बात नहीं कर रहे, डेवलप कंट्रीज में भी चेक कीजिएगा, एक्सट्रीम वेदर जब होता है ना, स्पेशली जब खतरनाक किस्म की स्नो चल रही होती है, एक्सट्रीम वेदर में बेसिकली
डेवलप कंट्रीज के अंदर में भी फ्लाइट्स की शेड्यूलिंग बहुत चेंज हो जाती है। आप कह सकते हैं वो तो डेवलप कंट्रीज है, उसके बावजूद एक्सट्रीम कोल्ड होता है और ठीक ठाक स्नो चल रही होती है, तो एयरलाइंस में बड़े मसले आते हैं। कौन सा रिस्क है? सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक रिस्क बेटा आपको फेस करना है, उसको आप डाइवर्सिफाई, रिड्यूस, एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं अपने इक्विटी बीटा पे कि भाई ये क्या है। प्लीज एक तो ये क्लियर कर लें, इक्विटी बीटा आप कह लें ये रेजिडुअल रिस्क है। दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। लॉजिकली अनसिस्टमेटिक तो जीरो हो गया, बचा कौन सा रिस्क? सिस्टमेटिक। जो रिस्क बच जाता है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसको कौन मेजर करेगा? इक्विटी बीटा। अच्छा, अब इक्विटी बीटा एक्चुअली शो क्या करता है ये सुन लो। हम कहते हैं इक्विटी बीटा एक्चुअली इंडिकेट्स दैट, इक्विटी बीटा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के सिस्टमैटिक रिस्क से रिलेट करता है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक तो हम कैपेम में क्या अज्यूम करते हैं? जीरो। तो हम कहते हैं इक्विटी बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। इक्विटी बीटा क्या है भाई? इक्विटी बीटा इज ए मेजर ऑफ systematic risk, let's say, which indicates that how your investment will respond to the changes in a stock index। असल में जब मान लो स्टॉक इंडेक्स में चेंज आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज आपका इक्विटी बीटा। किसको मेजर कर रहा है? सिस्टमैटिक रिस्क को, विच इंडिकेट्स दैट हाउ योर इन्वेस्टमेंट विल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन स्टॉक इंडेक्स। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपसे कोई कह रहे हैं स्टॉक इंडेक्स 2% से बढ़ रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ रही है, याद रखिएगा, if you are earning return more than the market, it means your investment is more riskier than the market। क्यों? कल को बेटा मार्केट में करेक्शन आती है, मार्केट में लेट से शेयर प्राइस गिरती है, स्टॉक इंडेक्स गिरता है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल से गिरेगी। क्योंकि जो लोग मार्केट से ज्यादा कमाते हैं, कल को मार्केट में मसले होते हैं तो उनको नुकसान भी मार्केट से ज्यादा होता है। अच्छा जी, अब जो सबसे काम का पॉइंट है उस पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में एक सवाल आ जाता है, इक्विटी बीटा किसको शो करता है? चॉइसेस देता है। अक्सर एग्जाम में लिख रहा होता है इक्विटी बीटा रेजिडुअल रिस्क को शो करता है, रिमेनिंग रिस्क को शो करता है। कौन सा रिमेनिंग रिस्क? अनसिस्टमैटिक के अलावा वाला, क्योंकि कैपेम में अज्यूम किया जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है। अब सुनना है, एक बहुत ही स्मॉल सा मैं डेटा लिख रहा हूं। इस डेटा को लेके दो काम है, एक तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सेकंड इंटरप्रिटेशन सीखनी है। और एक और चीज सीख लें, चेक कर लें भाई, हमने डायरेक्टली कोई कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की कैलकुलेशन अब तक नहीं की, अब तक सारी डिस्कशन चल रही। इसी तरह से रिकॉल कीजिएगा, जब हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट किया था तो आपको सारे पहले रूल्स बताए गए थे, प्रिंसिपल बताए गए थे, उनकी लॉजिक्स बताई गई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम न्यूमेरिक्स पे आए थे। तो डायरेक्टली न्यूमेरिक्स से कोई फायदा नहीं। पहले आप चेक कर लें, हमने एक पूरा, आई वुड से बैकग्राउंड, एक पूरी फाउंडेशन डेवलप की है कैपेम की। उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स की बात कर रहे हूँ। उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के अलावा इंटरप्रिटेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन। RF 6% है, RM 15। एक आपको इक्विटी बीटा दिया जा रहा है 0, दूसरा आपको इक्विटी बीटा दिया जा रहा है 0.8, तीसरा आपको इक्विटी बीटा दिया जा रहा है 1, चौथा आपको इक्विटी बीटा दिया जा रहा है 1.5। के रिक्वायर्ड है के। चारों सिचुएशन में आपको के ही निकालना है। पहले हम के ही निकालते हैं चारों सिचुएशन में, फिर हर सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन पे बात होगी इंशाल्लाह। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, एंड देन आई विल गेट इक्विटी बीटा
पहले वाले को सॉल्व करते, के इज इक्वल टू आर एफ तो पता है ना कितना, 6%, आर एम 15 माइनस 6, इक्विटी बीटा जीरो। ये जीरो इस पूरे फ्रैक्शन को, हर चीज को जीरो कर देगा, के ही बराबर होगा 6%। पूरा जो ब्रैकेट है उस जीरो ने उस पूरे ब्रैकेट को जीरो कर दिया। ओके, के ही आ गया 6%। आप कह सकते हैं कि 6 आ गया, इट्स ओके। ना ना ना, इंटरप्रिटेशन। इक्विटी बीटा जीरो का मतलब सुन ले, इक्विटी बीटा जीरो का मतलब ये कि आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क नहीं। रिपीट, इक्विटी बीटा जीरो का मतलब है आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है। ओके, जब हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जब हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, हम रिटर्न भी वो डिमांड करेंगे जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो याद रखिएगा, बीटा इक्विटी जीरो होता है तो के विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर एफ। इक्विटी बीटा जीरो का मतलब ये है कि आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जब मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो मैं रिटर्न भी ऐसा डिमांड करूंगा जिसमें कोई रिस्क नहीं। के विल बी इक्वल टू आर एफ। सेकेंड देखते हैं, के इज इक्वल टू आर एफ 6 है, आर एम 15 माइनस 6, इक्विटी बीटा कितना भाई सेकंड वाला? 0.8। देखते हैं के क्या आता है। 15 माइनस 6 विल गिव यू 9, 9 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, आई एम गेटिंग 7.2। बेटा के ही आ रहा है 13.2%। अब इसकी इंटरप्रिटेशन सुनिएगा, के ही 13.2 की इंटरप्रिटेशन क्या है समझना। अगर आपका बीटा इक्विटी लेस देन 1 है, बीटा इक्विटी लेस देन 1 मींस योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। बीटा इक्विटी लेस देन 1 मींस योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। देखो बेटा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट लेस रिस्कियर देन द मार्केट है, तो आप रिटर्न भी मार्केट से कम डिमांड करो। बीटा इक्विटी लेस देन 1 मींस योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। जब मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट से कम रिस्की है, तो मैं रिटर्न भी मार्केट से कम डिमांड करूंगा। लॉजिकली के विल बी लोअर देन आर एम। ऐसा हो रहा है, अगर आप चेक कर लें क्वेश्चन में देखें, आर एम इज द एवरेज रिटर्न एट स्टॉक एक्सचेंज, वो 15% है, और वी आर आस्किंग के 13.2। लॉजिक दे चुका हूं। इक्विटी बीटा लेस देन 1 मींस योर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्कियर देन द मार्केट। जब मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट से कम रिस्की है, तो मैं रिटर्न भी मार्केट से कम डिमांड करूं। थर्ड में देखते हैं क्या जी, के इज इक्वल टू 6 प्लस 15 माइनस 6, इक्विटी बीटा 1 है, के 15 आ जाएगा। अब सुनिएगा, बीटा इक्विटी 1, ध्यान से इंटरप्रिटेशन सुनिएगा। बीटा इक्विटी इज इक्वल टू 1 मींस बेंचमार्क बीटा। बीटा इक्विटी इज इक्वल टू 1 मींस बेंचमार्क बीटा। बेंचमार्क बीटा का मतलब यहां पे है आपकी इन्वेस्टमेंट का मार्केट का रिस्क बराबर है। कौन सा? सिस्टमैटिक। मेरे भाई, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट का मार्केट का रिस्क बराबर है, तो मैं रिटर्न भी वही डिमांड करूंगा जो ऑन एवरेज कहां चल रहा है, मार्केट में। तो वेन एवर इक्विटी बीटा इज इक्वल टू 1, के विल बी इक्वल टू आर एम। फोर्थ एंड लास्ट, के इज इक्वल टू 6, 15 माइनस 6, लेट्स सी इक्विटी बीटा कितना भाई। फोर्थ का इक्विटी बीटा कितना है? 1.5। 15 minus 6 will give me 9 into 1.5. के ई एम गेटिंग 19.5%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनिए। देखो यार, आपको सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं बता रहा, के ई निकाल लो आंसर आ गया, ना 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 ना, इसको तो मजा ही नहीं आता ना। असल तो गेम क्या है, इंटरप्रिटेशन तो बताओ, बंदा कर क्या रहा है पता तो। देखो, बीटा इक्विटी मोर देन 1। बेटा बीटा इक्विटी मोर देन 1 का मतलब ये कि योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट। और याद रखना, व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट, देन आप रिटर्न भी वो डिमांड करोगे विच इज मोर देन मार्केट। अबे भाई, जब रिस्क मार्केट से ज्यादा लूंगा, तो रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा डिमांड करूंगा। पढ़ते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है जी। तो जब मैं मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा डिमांड करूंगा। वेन एवर बीटा इक्विटी इज मोर देन 1, के इज गोइंग टू बी मोर देन आर एम।
अब मैं उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। बीटा इक्विटी जब जीरो था तो के किसके बराबर था, आर एफ। बीटा इक्विटी लेस देन वन था तो के किसके बराबर था, आर एम से भी कम था। बीटा इक्विटी जब वन है तो के किसके बराबर है, आर एम के। बीटा इक्विटी इज मोर देन वन, के किसके बराबर है, मोर देन के क्या होता है, आर एम होता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे यार कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जो के आता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जो के आता है वो किससे रिलेट करता है, जवाब सुनिएगा, सवाल क्या है, के फ्रॉम कैपएम रिलेट्स टू व्हाट, द आंसर इज सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रूफ, प्रूफ मैं दे रहा हूं ना। इक्विटी बीटा जीरो का मतलब ये आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो के किसके बराबर आ गया, आर एफ। रिटर्न भी तो वो डिमांड कर रहे हो जिसमें कोई रिस्क नहीं है। Beta equity less than 1 means your investment is less riskier than the market. तो KE is lower than RM in that situation. जब आपका इक्विटी बीटा वन के बराबर है, इट मींस बेंचमार्क बीटा, योर इन्वेस्टमेंट इज फेसिंग द सेम रिस्क व्हिच इज इन द मार्केट। तो KE किसके बराबर था, आरएम के। बीटा इक्विटी मोर देन वन मींस योर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट, सो आई एम डिमांडिंग द रिटर्न मोर देन आरएम, केस 4 में। तो डोंट फॉरगेट दिस। अगर कोई आपसे गलती से पूछे यार कैपेम से आने वाला KE जो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या, वो किससे रिलेट करता है, तो आंसर क्या है, के फ्रॉम कैपएम एक्चुअली रिलेट करता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे लिहाज से अब कैपएम अच्छे से यहां बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे एंड वील स्टार्ट द क्लास फ्रॉम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। बाकी मैं इस क्लास के एंड पे पोर्टल पे प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करवा देता हूं जो आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के करने हैं। कोई भी मसला होगा आप रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे, आपका भाई पर्सनली उसमें रिप्लाई करेगा। लेकिन प्लीज जब भी कोई होमवर्क दिया जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाए, आपने उनको करना लाजमी है, तो ही एक अच्छी प्रिपरेशन हो। और डोंट फॉरगेट, मैं चाहूंगा कि इस टाइम में आप हमारे जो देखते हैं कि वर्ल्ड पोजीशन का रिकॉर्ड हमारा कोई स्टूडेंट तोड़ता है कि नहीं, तो याद रखना भाई, आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एफएम एएफएम दोनों में वर्ल्ड पोजीशन प्रोड्यूस कर रखी है। सो थैंक यू वेरी मच जी, लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।